मॉर्निंग क्लास 12। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने कई सारे चित्रकारों को पढ़ा था, जैसे कि हमने पढ़ा था नंदलाल बसु, असित कुमार हरदर, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई और आनंद कुमार स्वामी। आज इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जो कि भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला यानी कि इंडियन रिनेसांस आर्ट। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे ई.वी. हेगल को, रविन्द्रनाथ टैगोर, अविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय और अमृता शेट्टी। इसके बारे में हमने पढ़ा था, बंगाल शैली के बारे में भी पढ़ा था कि बंगाल शैली कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, कैसे, कब, सब कुछ पढ़ा था। अब हम सेकेंड पार्ट में ई.वी. हेगल से स्टार्ट करके पेज नंबर 51। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ई.वी. हेगल आधुनिक भारतीय कला के इतिहास में श्री ई.वी. हेगल का अपना एक विशेष स्थान है। इन्होंने भारतीय कला के सैद्धांतिक पक्ष को सरल, स्पष्ट व तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया। हेगल ने भारतीय स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला के तकनीकी पक्षों, प्रतीकों, निर्माण प्रक्रिया एवं रचना पद्धति का विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत किए। पुस्तक में मुगल शैली के संदर्भ में आबिना से जरब तक की प्रक्रिया एवं उपयोग में लिए गए कागजों आदि की विस्तृत व्याख्या की गई है, जो वर्तमान में भी कला शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं विद्वानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि ई.वी. हेगल ने जो अपनी बुक लिखी थी उसके बारे में उन्होंने जो चित्रकला की मतलब शैलियाँ कौन कौन सी है, किस तरह का कागज हमको यूज़ लेना चाहिए, इन सब के बारे में लिखा है। हेगल ने भारतीय कला के अनेक पक्षों को अपनी पुस्तकों एवं लेखों के माध्यम से विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर भारतीय कला का गौरव बढ़ाया। सन 1896 में हेगल मद्रास कला विद्यालय से कलकत्ता कला विद्यालय के आचार्य के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय कलाकार एवं छात्र यूरोपीय कला शिक्षण प्रणाली एवं प्रभाव के कारण भारतीय कला को विस्मृत कर पाश्चात्य कला का अनुसरण कर रहे हैं। यानी कि जो हमारी जो ओल्ड टेक्निक है उनको भूलते जा रहे हैं और जो न्यू टेक्निक है उनको यूज़ कर रहे हैं। उस समय के आलोचकों, समालोचकों एवं विदेशों के मध्य ई.वी. हेगल ने एक सच्चे कला की भांति भारतीय कला के लिए सराहनीय शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने यह विचारधारा भी प्रदर्शित की कि पाश्चात्य कला की अपेक्षा भारतीय कलाकारों को अजंता, राजपूत, मुगल शैली को आधार मानकर कला अभिव्यक्ति करनी चाहिए। हेगल ने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है और इसमें स्थूल जगत की अपेक्षा शाश्वत सत्यता का प्रदर्शन है, जबकि पाश्चात्य कला इसके विपरीत भौतिकता के निकट है और इसमें स्थूल व मानसिक सौंदर्य है पर आध्यात्मिकता की कमी है। ई.वी. हेगल ने भारतीय कला के पक्ष में इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर और इंडियन आर्ट नामक पुस्तकों की रचना की। हेगल ने अपने ग्रंथों के माध्यम से भारतीय पारंपरिक कला के प्रति विश्व का ध्यान आकृष्ट कर भारतीय कला के कलात्मक गुणों को प्रस्तुत किया। भारतीय कला के क्षेत्र में श्री हेगल का योगदान अमूल्य है। यानी कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी पुरानी जो शैलियाँ हैं उसको यूज़ करने के लिए क्या, जो पाश्चात्य यानी अंग्रेजों के द्वारा जो शैलियाँ अपनाई जा रही थी उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने यही कहा कि जो हमारे पहले से ही टेक्निक है ड्राइंग के लिए वो ही हमें यूज़ करनी चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ ठाकुर एक अच्छे लेखक, कवि, संगीतज्ञ, दार्शनिक होने के साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी थे। इन्होंने अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए लगभग 67 यानी कि उनकी एज जब 67 थी उस समय उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया था। उनके चित्रण का आरंभ उनके लेखन से ही हुआ। अपने लेखों एवं कविताओं के में अनावश्यक शब्दों की काट-छाँट करते समय उन्होंने उन्हें आकार देते हुए काल्पनिक रूपों में परिवर्तित कर दिया और आकार सृजन में आनंद आने पर चित्र बनाने आरंभ कर दिया और कुछ ही वर्षों में लगभग 3000 चित्र बना दिए। यानी कुछ ही टाइम में उन्होंने कितने चित्र बना दिए थे? लगभग 3000 चित्र बना दिए थे। रविन्द्रनाथ ने कभी कला की पारंपरिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, यानी कि वो कभी ड्राइंग सीखने के लिए स्पेशली किसी स्कूल में नहीं गए थे।
कभी तुलिका तो कभी हाथ से कपड़े से ही लगा दिया, कभी कभी फूल पत्तियों को रगड़कर ही रंगीन प्रभाव प्रस्तुत कर दिए। इन सब कारणों से उनकी कला में बाल सुलभ शैली का दर्शन होता है। रविंद्र बाबू के चित्रों में अनपढ़ आकृतियां, चेहरे, पेड़ पौधे आदि बहुतायत से बनाए, यानी कि उन्होंने इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपनी पिक्चर्स में। रविन्द्रनाथ के चित्रों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रदर्शनियां हुई, यानी एग्जीबिशन में उनकी कई सारे चित्रों को, उनकी पिक्चर्स को लिया जाता था, जिन्होंने इन्हें विश्व विख्यात बना दिया था। रविन्द्रनाथ के चित्रों में स्वप्निल आकार रहस्यात्मक रूप से बने दिखाई देते हैं। उनके चित्रों में गहरे रंगों की अधिकता रही। कभी कभी अपने चित्रों में गहरे रंगों के साथ चमकीले रंगों का प्रयोग भी उन्होंने किया। रवि बाबू एक प्रयोगवादी कलाकार थे, जिन्होंने कला को पारस्परिक नियमों व आदर्शों से मुक्त करते हुए आत्माभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया। इसलिए उन्हें आधुनिक भारतीय कला के प्रणेताओं में से एक माना जाता है। रविन्द्रनाथ के चित्र प्राय शीर्षकहीन हैं। उन्होंने अपने चित्रों को शीर्षक नहीं दिए हैं। ये मोस्ट लाइन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि ऐसे कौन से चित्रकार थे जिन्होंने अपने चित्रों के नाम नहीं दिए थे, वो थे रविन्द्रनाथ। शीर्षक नहीं दिया था इन्होंने। लेकिन माँ और शिशु चित्र स्वतः अपने शीर्षक को चरितार्थ करता है, जो कि हम पिक्चर नंबर 4 में देख सकते हैं। उनके इस चित्र में सरल रेखीय शैली में एक स्त्री व बच्चे के आकार दिखाई देते हैं। स्त्री का चेहरा बच्चे पर झुका हुआ है, हल्की रेखाओं से स्त्री का चेहरा बनाया गया है। इनके चित्र स्त्री में एक स्त्री का झुका हुआ चेहरा बना है। स्त्री का केवल मुख एवं एक हाथ दिखाई दे रहा है, शेष शरीर वस्त्र से ढका है। चित्र में पीले व भूरे रंग का प्रयोग हुआ है, यानी कि उन्होंने किसी तरह के रूल्स वगैरह के बिना ही ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया था। उन्होंने कहीं से शिक्षा प्राप्त नहीं करी थी इसकी, लेकिन फिर भी वो विश्वविख्यात बने और उन्होंने अपना एक जो अपने भावों को प्रदर्शित किया है चित्रों के माध्यम से, काल्पनिक चित्र बनाए थे उन्होंने। अविन्द्रनाथ ठाकुर, इनका जन्म हुआ था 1817 को जन्माष्टमी के दिन बंगाल के जोरासांको के प्रसिद्ध ठाकुर परिवार में एक नवीन दैदीयमान नक्षत्र का उदय हुआ, जिसे अविन्द्र नाम दिया गया। आरंभिक शिक्षा विद्यालय में ग्रहण करने के बाद घर पर ही उन्होंने संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया एवं संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की। अपने पिता श्री गुणेंद्रनाथ, दादा गिरीन्द्रनाथ व चाचाओं ज्योतिरेंद्र व रविन्द्रनाथ आदि सभी से साहित्य, संगीत व कला को सहज रूपों में ग्रहण किया। पिता व दादा अच्छे कलाकार थे, अतः उनके निर्देशन में चित्र बनाने प्रारंभ किए। जिस समय अविन्द्रनाथ के चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश किया, उन दिनों अधिकांशतः भारतीय चित्रकार यूरोपीय शैली में कार्य कर रहे थे, यानी कि जिस टाइम पे ये अविन्द्रनाथ ठाकुर बनाने लगे थे पिक्चर्स, उस टाइम पे ज़्यादा यूरोपीय कला, यूरोपीय शैली चलती आ रही थी। इसलिए अविन्द्रनाथ ने भी इटालियन कलाकार श्री गिल हॉर्डिंग एवं ब्रिटिश कलाकार श्री पामर से कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की एवं यूरोपीय शैली में चित्र बनाए, यानी कि उन्होंने भी जो अपने चित्र बनाए थे यूरोपीय शैली से ही शुरू किए। उनके आरंभिक चित्र पेन व स्याही से बने रेखा चित्र, व्यक्ति चित्र व दृश्य चित्र हैं। रविन्द्रनाथ की पुस्तक चित्रांगदा पर आधारित चित्र इनके आरंभिक चित्र है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि रविन्द्रनाथ की कौन सी मतलब लिखी गई पुस्तक पर उन्होंने चित्र बनाए थे, चित्रांगदा पर। अविन्द्रनाथ बाबू ने लगभग 1895 तक इसी शैली में कार्य किया, परंतु बाद में पेत्रट संग्रह में मुगल शैली के लघु चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया, जिसका प्रभाव 1895 से 1900 के बीच बने उनके चित्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि इस समय के बने राधा कृष्ण श्रृंखला के चित्र यूरोपीय व भारतीय शैलियों के समन्वय को प्रस्तुत करते हैं। इसी समय उन्होंने रवि बाबू के कहने पर चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली का अध्ययन किया, वह उन पर आधारित चित्र बनाए। इस समय तक वे
यूरोपीय शैली से भारतीय शैली की ओर अग्रसर हो चुके थे, जिसका प्रतिनिधित्व उनका शुक्लाभिसार नामक चित्र करता है, जो पूर्णतः भारतीय शैली में उनका प्रथम चित्र माना जाता है। संयोग से अविंद्रनाथ का परिचय कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य श्री E.V. हेवल से हुआ, जिनकी प्रेरणा से अविंद्रनाथ बाबू ने महान भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया। उन्होंने अजंता, राजस्थानी, मुगल व पहाड़ी चित्रों का अध्ययन किया एवं बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र पर चित्र श्रृंखला बनाई। उन्होंने भारतीय पौराणिक व संस्कृत साहित्य को भी अपने चित्रों का विषय बनाया तथा ऋतुसंहार, रामायण, महाभारत आदि की घटनाओं को चित्रित किया। अभिसारिका, श्री राम व मायानरथ, बुद्ध व सुजाता आदि भारतीय प्रभावयुक्त उल्लेखनीय चित्र है। 1901 to 1992 के मध्य के लगभग अविंद्रनाथ ने जापानी कलाकारों ताइगान व जिंदा, जो कि ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कलाकार आए थे, उनके कार्यशैली का परिचय पाया और जापानी प्रक्षालन यानी कि वॉश पद्धति उनसे सीखी। स्वयं भी शैली में अनेक प्रयोग किए, यानी कि दो जो कलाकार थे, जापानी कलाकार, वो कलकत्ता आए थे इनके अतिथि मतलब गेस्ट के रूप में, तो उन्होंने उससे जो अविंद्रनाथ बाबू थे उन्होंने उससे क्या सीखी थी, वॉश पद्धति सीखी थी। और वॉश पद्धति सीखने के बाद उन्होंने कई चित्र वॉश पद्धति में भी बनाए। उमर खयाम, विहरी यक्ष व गणेश जननी इसी प्रक्षालन पद्धति में बने हुए महत्वपूर्ण है, यानी कि ये जो तीन चित्र हैं, तीन पिक्चर्स हैं, ये इन्होंने वॉश टेक्निक में ही बनाई है। नए चित्रों के साथ साथ वे परंपरागत भारतीय शैली में भी कार्य करते रहे। उन्होंने अन्य भारतीय कलाकारों के साथ अजंता, एलोरा, बाघ आदि गुफाओं की यात्रा की एवं अजंता के अनेक उत्कृष्ट चित्रों की अनुकृतियां भी बनाई। 1901 से 1905 के बीच बने चित्रों में बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन आदि चित्र मुगल संयोजन, रंगों व अलंकरण से प्रस्तुत करते हैं। 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ हुए आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता शीर्षक चित्र भी बनाया था। 1907 में अविंद्रनाथ ने बड़े भाई श्री गगनेंद्र नाथ के साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। कब करी थी? 1907 में, जिसके द्वारा पूर्वी कला मूल्यों एवं आधुनिक भारतीय कला के में नई चेतना जागृत हुई। इनके कार्यक्रमों में तत्कालीन भारतीय कलाकारों के चित्रों के साथ साथ पाश्चात्य जापानी कलाकारों की कृतियां की भी प्रदर्शनियां हुई। अविंद्रनाथ बाबू अपनी कला के माध्यम से जीवन व समाज के सभी पक्षों से जुड़े रहे। पौराणिक, धार्मिक व साहित्यिक विषयों के साथ साथ इन्होंने दृश्य चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, व्यक्ति चित्र व दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों को भी बनाए, जिसमें देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा व बंगाली रंगमंच के अभिनेता व अभिनेत्रियों के चित्र महत्वपूर्ण है, यानी कि उन्होंने कई तरह के पोर्ट्रेट बनाए थे, जिसमें जो बंगाल के जो अभिनेता यानी हीरो हीरोइन थे उनके भी पोर्ट्रेट इन्होंने बनाए थे। 1920 to 1926 के वर्षों में इन्होंने पेस्टल रंगों का भी प्रयोग किया। पेस्टल रंगों से बने गांधी, टैगोर, C.F. एंड्रयूज के व्यक्ति चित्र अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब आदि इस युग के महत्वपूर्ण चित्र हैं। इम्पॉर्टेंट चित्र हैं ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स थी। आलमगीर, नूरजहां और औरंगजेब। बाद के वर्षों में उनके चित्रों में लैला मजनू श्रृंखला चित्र, कवि कंकन चंडी व कृष्ण मंगल श्रृंखला के चित्र भी विशेष उल्लेखनीय है। 1941 में अपने चचा विश्व कवि रविंद्रनाथ का महाप्रयाण चित्रण करने के बाद उनकी तुलिका को लगभग त्याग दिया, यानी कि उन्होंने उसको ब्रश यूज करना बहुत बंद कर दिया था, वो पेंटिंग नहीं बनाते थे। अविंद्रनाथ एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार, शिल्पी आदि विविध प्रतिभाओं के धनी भी थे। भारतीय कला में पुनः उत्थान में उनका योगदान अविस्मरणीय है। भारत माता चित्र अविनाथ बाबू ने 1905 में बनाया था। यह इनका नई बंगाल शैली का प्रथम प्रतिनिधि चित्र है, यानी कि फर्स्ट जो उन्होंने बंगाल शैली का चित्र बनाया था वो था ये 1905 में भारत माता का।
यह जो कि हम अपने पिक्चर नंबर 5 में देख सकते हैं, इन्होंने जो चित्र बनाया ये भारत माता का चित्र है। यह चित्र बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलनों से प्रेरित था। वॉश पद्धति में बने चित्र में कोमल रंगों एवं रेखाओं का प्रयोग हुआ है। भारत माता को चतुर्भुजी रूप में प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। सपाट धरातल में बने चित्र के चारों ओर मुगल हाशियों का अंकन हुआ है। ताज को देखते हुए नूरजहां का चित्र मुगल शैली के प्रभाव को प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से स्थापत्य एवं उनके आलेखन में मुगल लघु चित्रण शैली का प्रभाव है। मानवाकृतियों को सरल शैली में अंकित किया गया है। रंगों का सीमित प्रयोग बंगाल शैली की विशेषता है। यामिनी राय, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे यामिनी राय के बारे में। यामिनी राय का जन्म बांकुरा, जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ था 1887 में। उन्होंने कलकत्ता में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से कला शिक्षा ली। आरंभ में उन्होंने पाश्चात्य शैली पर आधारित चित्र बनाए। बाद में बंगाल स्कूल से प्रभावित हुए, परंतु उससे भी संतुष्ट न होने पर बंगाल की लोक कला व बिहार के पटचित्र से प्रभावित हुए। इन्होंने ग्रामीण लोक कलाओं से प्रेरणा ग्रहण की। कुम्हारों, बुनकरों, गुड़िया व खिलौने बनाने वालों से प्रेरित हो अपना कला कार्य करते रहे। इस प्रकार यामिनी राय एक प्रयोगकर्ता के रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। उन्होंने पुस्तक चित्रण, भित्ति चित्रण व पट चित्रण आदि सभी प्रकार की संरचनाएं की। उनके चित्रों में आकृतियां अलंकारिक हैं। आंखें बड़ी नुकीली, कानों तक लंबी बनाई गई है। सरल व प्रभावपूर्ण रंग योजन, स्पष्ट रूप रेखा व संयोजन की सरलता इनके चित्रों की प्रमुख विशेषताएं है। यामिनी राय ने लोक कला के प्रतीकों को ग्रहण कर उन्हें नवीन योजना में अलंकृत किया। उनके ग्राम्य जीवन संबंधी चित्र उनकी कला के उत्कृष्ट नमूने कहे जा सकते हैं। उन्होंने लोक कला के विषयों के अतिरिक्त पौराणिक व धार्मिक विषयों पर आधारित चित्र भी बनाए। उन्होंने टेम्परा रंगों का प्रयोग के द्वारा कपड़े, कागज, पट्टे व चटाई पर नवीन प्रयोग किया। उनकी दृष्टि हमेशा अनुसंधात्मक रही। उन्होंने चमकदार रंगों, सरल आकारों का प्रयोग किया। अधिकांश चित्रों की रेखाएं मोटी व गतिमय है। बाद में इन्होंने लकड़ी की मूर्तियां भी बनाई। उनके चित्रों में ईसा मसीह व श्रृंगार आदि उत्तम है। यामिनी राय की धार्मिक भावना, सरल प्रवृत्ति, लोक दृष्टि में रंगों के शुद्ध दृष्टिकोण के बाद के कलाकारों को बहुत प्रभावित किया। 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। यामिनी राय के प्रमुख तीन तीन पुजारिनी, सांथाल नृत्य, अंतिम भोज, बिल्ली व केकड़ा, बिल्ली व मछली आदि है। तीन पुजारी ने यामिनी राय का सर्वाधिक प्रशस्त व उल्लेखनीय चित्र है। सरल, सीधी, सशक्त, मोटी रेखाएं व सरल आकार चित्र की विशेषता है। नीले व पीले चमकदार रंग चित्र को आकर्षक बनाते हैं। एट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने ब्लू और येलो कलरों का यूज किया था। कम रेखाओं में आकृतियों का अंकन, नाक से कान तक जाती आंखें सीधी, नाक के छोटे होठ सौम्यता का दर्शन कराते हैं। कृष्ण में बलराम चित्र भी लोक कला को सरल आकारों, रेखाओं व आलेखनों को प्रस्तुत करता है। आकर्षक चित्र है। द्विआयामी सपाट पृष्ठभूमि में लयात्मक गतिपूर्ण आकृतियां हैं। चित्र के सुंदर रंग भी है। चित्र में इन्होंने बहुत अच्छे कलर यूज किए हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था 1913 में हुआ था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। इनके पिता भारतीय व माता हंगेरियन थी। उन्हें बाल्यकाल से ही चित्रकला में रुचि थी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने इटली के फ्लोरेंस की एक चित्रशाला में कला की शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने पेरिस की चित्रशालाओं में भी कला का ज्ञान प्राप्त किया। पेरिस में उन्होंने फ्रेंच इम्प्रेशनिस्ट कलाकारों की कृतियों को देखा व उनका अध्ययन किया। 1931 में उनके चित्रों की प्रदर्शनियां पेरिस में हुई, जिसने इन्हें विश्वविख्यात बना दिया। 1934 ईस्वी में ये भारत लौट आई और भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, यानी कि इनको गोल्ड मेडल मिला था। 1934 से 1937 तक इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। वे अजंता के भव्य चित्रों को देखकर भारतीय कला व जीवन से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अजंता में पहाड़ी चित्रों की सरलता
सपाट कोमलता व प्रतीकात्मकता को समझा। अमृता की कृतियों पर पॉल गोगा का भी बहुत प्रभाव देखने को मिला। गोगा की कृतियों में तहीती द्वीप संबंधी चित्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। उसने वहाँ के हरे भरे प्रदेश व स्त्री सौंदर्य आदि को अंकित किया। उसी शैली को अपनाते हुए अमृता शेरगिल ने भारतीय विषयों के चित्र बनाए। यद्यपि अमृता की समस्त शिक्षा विदेशी ढंग से हुई थी, लेकिन फिर भी वे भारतीय संस्कृति की बहुत ही निकट रही। उनके चित्रों में भारतीय कला की विशिष्ट तकनीक, रेखा की लय, छंद व रंगों की चमक है। इसके चित्रों में लाल व पीले रंगों का सशक्त व आत्म अभिव्यंजक प्रयोग हुआ है। अमृता के प्रमुख चित्रों में दक्षिण भारतीय ग्रामीण स्त्रियां, पहाड़ी स्त्रियां, वधू का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, 3 बहिनें, केले बेचने वाली, हल्दी पीसने वाली, कथावाचक व मिट्टी का हाथी आदि विशिष्ट है। तीनों बहनों नामक चित्र अमृता का एक प्रमुख चित्र है। आकृतियां, रंगों की आदि में पॉल गौगा का प्रभाव दिखाई देता है। पंजाब की वेशभूषा व संस्कृति को अमृता ने अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया। वधू का श्रृंगार चित्र अमृता की एक उल्लेखनीय कृति है। चित्र में सरल आकृतियां में धूमिल रंग प्रयोग किए गए हैं। भारत की लोक संस्कृति को भी चित्र में देखा जा सकता है, जो कि हम पिक्चर नंबर 7 में देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। हमने बंगाल स्कूल पढ़ लिया, बंगाल के जो कई चित्रकार थे उनके बारे में पढ़ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर